माइंड्स। तो आज के इस लेक्चर में हम वर्क एनर्जी एंड पावर इस चैप्टर का एनर्जी ये टॉपिक स्टडी करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं इसके पहले लेक्चर में हमने वर्क से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कुछ बातें हमने डिस्कस करी थी, उसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी हमने स्टडी करे थे। तो आज जो है हमें एनर्जी के बारे में पढ़ना है। तो एनर्जी के बारे में पढ़ने से पहले आपको मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्क डन जो हमारा टॉपिक रह गया था इसके पहले लेक्चर में वो पढ़ाऊंगा। उसके बाद आपको कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड के बारे में पढ़ाया जाएगा और उसके बाद अपन एनर्जी देखेंगे। एनर्जी क्या है, एनर्जी के टाइप्स क्या है, मैकेनिक्स में हमें कौन सी दो एनर्जी पढ़नी है, E इज इक्वल टू m इंटू सी स्क्वायर का मीनिंग क्या है, और काइनेटिक एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, और इसके कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स भी आज हम स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करने से पहले मैं आपको हमेशा कहता हूँ और आज भी कहता हूँ कि अगर आपके मन में अभी इधर उधर के अगर थॉट्स आ रहे हो तो प्लीज उन थॉट्स को थोड़ी देर के लिए बाजू में रखो और अपना पूरा फोकस जो है वो अपने बोर्ड पे रखो, क्योंकि टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं मैं अभी टॉपिक इरेज करता हूँ क्योंकि मुझे आपको पहले ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्क डन पढ़ाना है, जो कि अपना पिछले लेक्चर में ये टॉपिक रह गया था। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्क डन। और बेटा आराम से पढ़ेंगे अपन, ठीक है, आपको कोई भी स्ट्रेस नहीं लेना है, कोई भी अपने मन में कंफ्यूजन नहीं रखना है। बिंदास विदाउट एनी स्ट्रेस और विदाउट एनी टेंशन पढ़ो, तभी तुम्हारी चीजें क्लियर हो जाएगी। और अपने मन में कहीं इधर उधर का कंफ्यूजन मत लाओ, ठीक है, क्योंकि जितना तुम इसे स्ट्रेस फ्री होके पढ़ोगे उतना तुम्हें ये आसानी से समझ में आएगा। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्क डन क्या होता है? तो देखो, मान लो अपने पास एक ग्राफ है फोर्स का और दूसरा ग्राफ है अपने पास डिस्प्लेसमेंट का। तो जैसा कि तुम जानते हो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो ग्राफ है वो हमें क्या देता है बेटा? वर्क डन देता है। ठीक है, तो मान लो अपने पास ये वर्क डन का ग्राफ है जिसमें ये अपना y एक्सिस है फोर्स और x एक्सिस है डिस्प्लेसमेंट। तो जैसे कि अपना फोर्स पहले बढ़ा, यहाँ पर गया और फिर से फोर्स कम हुआ और अपनी जो डिस्प्लेसमेंट है वो जरा डिस्प्लेसमेंट हो गई। ठीक है, अभी देखो क्या है, जब तुम्हें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दिया जाता है तो तुम जानते हो कि ये जो ग्राफ है ये ग्राफ तुम्हें वर्क डन प्रोवाइड करता है, मतलब इसके बिहाफ पे ऊपर तुम वर्क डन फाइंड कर सकते हो। तो अगर तुम्हें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ से वर्क डन कैलकुलेट करना है तो कुछ नहीं करना, जो अपना ग्राफ है उस ग्राफ ने जो एरिया कवर किया हुआ है अगर तुम उस एरिया को कैलकुलेट करोगे तो तुम्हें इजीली जो है उस ग्राफ का वर्क डन तुम इजीली कैलकुलेट कर सकोगे। सिंपल सा लॉजिक है, अगर तुम्हें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दिया हो और उसके बिहाफ पे अगर तुम्हें वर्क डन कैलकुलेट करना हो तो कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ जो ग्राफ बना है उसने जो एरिया कवर किया है अगर तुम उस एरिया को कैलकुलेट कर सकते हो तो तुम उस ग्राफ का वर्क डन भी कैलकुलेट कर सकते हो। एक एग्जांपल के तौर पर मैं तुम्हें एक एग्जांपल यहाँ पर कवर करके बता दूं, उसके बाद तुम इजीली कोई भी ग्राफिकल प्रॉब्लम इजीली सॉल्व कर सकोगे। आई होप तुम्हें कंसेप्ट जो है वो अभी क्लियर हो चुकी होगी। चलो यहाँ पर अभी अपन एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं, सिंपल सा छोटा सा एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। ठीक है, देखो ये अपना फोर्स हो गया, ये अपने डिस्प्लेसमेंट हो गई, ये अपना 0 है, ये अपना 10 न्यूटन है, ये अपना 20 न्यूटन है, ये 30 न्यूटन है, ये 40 न्यूटन है। ठीक है, ये अपना जो फोर्स है फोर्स इन न्यूटन है। ठीक है, और ये अपना हो गया 5 मीटर, ये 10 मीटर, ये 15 मीटर, ये 20 मीटर और ये 25 मीटर। जो अपना डिस्प्लेसमेंट है वो है मीटर में, यस इज इन मीटर। ठीक है, मान लो अपने पास एक ग्राफ है कुछ इस तरह से, ये अपने पास ग्राफ। ठीक है, ये हो गया अपना फोर्स और ये हो गया अपना डिस्प्लेसमेंट। तो तुम जानते हो बेटा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हमें क्या प्रोवाइड करता है? ग्राफ थोड़ा सा रफ है, ठीक है, अगर आपको ग्राफिकल अगर पेपर पे का मतलब अगर आपको एग्जाम में दिया हो तो क्लियर दे देंगे वो, बट यहाँ पे ये बोर्ड की वजह से थोड़ा सा रफ डायग्राम ड्रॉ किए। ठीक है, अभी देखो अपने पास फोर्स है और ये डिस्प्लेसमेंट है। तुम जानते हो बेटा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ये जो ग्राफ है ये हमें क्या प्रोवाइड करता है? ये हमें वर्क डन प्रोवाइड करता है। तो इसके अंदर जो एरिया कवर होगा अगर तुम उस एरिया को कैलकुलेट करोगे तो तुम्हें इजीली क्या मिलेगा? वर्क डन मिलेगा। तो इसे नीटली ऑब्जर्व करो, अगर मैं इसे यहाँ पे ज्वाइन करता हूँ इस तरह से और इसे यहाँ पे ज्वाइन करता हूँ इस तरह से, तो हमें यहाँ पर 3 डायग्राम देखने को मिलती है। ये है अपना पहला ट्रायंगल,
ये है अपना दूसरा रेक्टेंगल और ये है अपना तीसरा ट्रायंगल। तो इस ग्राफ में तीन फिगर है, दो ट्रायंगल है और एक रेक्टेंगल है। अगर तुम ट्रायंगल का एरिया, रेक्टेंगल का एरिया और दूसरे ट्रायंगल का एरिया अगर तुम इस एरिया को कैलकुलेट करोगे और उसे ऐड करोगे तो तुम्हें सिंपल उस ग्राफ में जो वर्णन हुआ है वो तुम इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो कुछ नहीं करना, हमें A1 मतलब इसका एरिया, A2 एरिया और A3 एरिया को फाइंड करना है और उसे फाइंड करने के बाद उसकी एडिशन करनी है। हमें ऑटोमेटिक उसका क्या मिलेगा बेटा, वर्णन मिल जाएगा। तो देखो A1 क्या है, व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल, तुम जानते हो। हाँ, व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो बेस क्या है, ये अपना बेस है। तो ये हो गया 10, ये हो गया 0। 10 में से 0 गए, कितने बचे बेटा 10। यहाँ पर अपना बेस हो गया 10 मल्टीप्लाई, सॉरी 10, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय हाइट कितने बेटा अपनी, ये हाइट है, कितनी हाइट अपनी 20 मीटर, तो मल्टीप्लाई बाय 20 मीटर। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये हो गया बेटा 5, 25 जा 100। तो A1 कितना आया अपना 100 मीटर का स्क्वायर। सिमिलरली अपना A2 क्या है बेटा, A2 जो है वो रेक्टेंगल डिस्क्राइब कर रहा है। तो व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इंटू विड्थ। तो ये हो गया अपनी लेंथ 20 माइनस 10। यहाँ पर मैं लिख के देता हूं तुम्हें ताकि तुम्हें दिक्कत ना हो। यहाँ पे लिखता हूँ A2, ठीक है। A2 देखो क्या है बेटा, A2 लेंथ इंटू ब्रेड। तो लेंथ कितनी है अपनी 20 और ये 10। तो यहाँ पर अपनी लेंथ रहेगी 20 माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय ये अपनी ब्रेड हो गई, कितनी होगी 20, ठीक है। तो मल्टीप्लाई बाय 20, तो 20 में माइनस 10 कितने होते बेटा 10 मल्टीप्लाई बाय 20। तो अपना A2 आया बच्चा 200 मीटर का स्क्वायर। सिमिलरली A3, इसे भी तुम निपटा सकते हो। A3 कैसे लिखोगे तुम, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस क्या है अपना 25 माइनस 20 इंटू हाइट तो अपनी 20 मीटर है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई बाय 20, ठीक है। तो हाफ मल्टीप्लाई बाय 25 में से 20 गए, 5 बचे, मल्टीप्लाई बाय 20। तो ये हो गए अपने 10 और ये हो गए अपने 5, तो मतलब 50। तो अपना A3 जो आ गया बेटा वो आ गया 50 मीटर का स्क्वायर। तो इसका एरिया का क्या आएगा टोटल, A1 प्लस A2 प्लस A3। तो A1 कितना आया अपना, A1 आया अपना 100, यहाँ पर मैं लिखता हूँ 100, A2 आया अपना 200 और A3 आया अपना 50। तो 100 प्लस 200 300, 300 प्लस 50 350। तो अपना जो वर्क डन रहेगा वही टोटल एरिया रहेगा। तो अपना टोटल वर्क डन कितना है बेटा, टोटल वर्क डन है अपना 350 जूल। इट इज इंप्लाइज दैट टोटल वर्क डन इज 350 जूल। आई होप तुम्हें ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा, चाहो तो पॉज करके इसे नोट कर सकते हो, ठीक है। चलो हो गया बेटा, आई होप हो गया, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक है। देखो अभी इसके बिहाफ पर तुम कोई भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हो, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं, सिर्फ जो अपना ग्राफ है उस ग्राफ ने जो एरिया कवर किया है, अगर तुम उस एरिया को कैलकुलेट कर सकते हो तो तुम कोई भी वर्क डन इजीली सॉल्व कर सकते हो। इतना सिंपल सा कंसेप्ट है अपना, ठीक है। अभी देखो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है। अभी अपन कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। तो देखो बेटा कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ये जो दो टॉपिक है ये तुम्हें मैं लिख के नहीं दूंगा। इसकी जो कंसेप्ट है या फिर नोट्स है ये तुम्हें मैं लिख के नहीं दूंगा। क्यों, क्योंकि इसे तुम्हें समझना है, लिखना नहीं है। जो चीजें लिख के देने की इसेंशियल है वो मैं तुम्हें लिख के दूंगा, बट ये जो चीजें हैं कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, मैं चाहता हूं कि तुम इन्हें पहले समझो और उसके बाद लिखना हो तो लिख सकते हो, नहीं लिखना है तो मत लिख सकते हो। बट कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जो है मैं चाहता हूं कि तुम इसे पहले इसे समझ लो और उसके बाद इसे लिखना हो तो लिख सकते हो, नहीं तो उसमें ये इसेंशियल नहीं है लिखने के लिए, बट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जो है मैं तुम्हें समझाऊंगा, ठीक है। तो देखो बेटा फोर्स क्या है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, जैसा कि हमने न्यूटन के सेकंड लॉ में पढ़ा था। और फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये भी हमने न्यूटन के सेकंड लॉ में पढ़ा था। अभी हमने कल के लेक्चर में वर्क डन पढ़ा है कि वर्क डन क्या है, जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई होता है और फोर्स अप्लाई होने के बाद वो जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट होती है। सिंपल लॉजिक है, अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई हुआ और फोर्स अप्लाई होने के बाद अगर उस ऑब्जेक्ट की कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट हो गई
तो हम उसे क्या कहते हैं बेटा, तो हम उसे कहते हैं वर्क डन। ठीक है, तो फोर्स जो है वो वर्क डन कर सकता है। तो कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जो है ये भी वर्णन कर सकते हैं। तो मान लो अपन ने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई किया, ये अपनी फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 2 kg और इसके ऊपर अपन ने क्या किया बेटा, फोर्स अप्लाई किया। ठीक है, तो इसको इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करने के बाद इसकी कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट हो गई। तो अभी 3 मीटर फॉर एग्जांपल इसकी डिस्प्लेसमेंट हो गई। फॉर एग्जांपल ये ऐसे नहीं लगाते अपन, ऐसा लगाते, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल इसकी कुछ ना कुछ 3 मीटर तक डिस्प्लेसमेंट हो गई। तो पहले ऑब्जेक्ट यहाँ पर थी, अभी ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, तो अपन ने क्या किया, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया और ऑब्जेक्ट की क्या हो गई बेटा, 3 मीटर तक डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट की हो गई। तो इस केस में अगर ये वर्क डन सिर्फ और सिर्फ इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है, ये जो वर्क डन हुआ है ये वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता। एक बार फिर से समझाता हूं मैं, डोंट वरी। जब किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई होता है और वो फोर्स अप्लाई होने के बाद ऑब्जेक्ट वर्क डन करती है, और ये जो वर्क डन है सिर्फ और सिर्फ इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है, वो उस ऑब्जेक्ट ने जो पाथ फॉलो किया है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, तो वैसे फोर्स को हम कहते हैं बेटा कंजर्वेटिव फोर्स। द वर्क डन बाय द फोर्स which is independent of the path but only depends upon initial position and final position, such a force is said to be कंजर्वेटिव फोर्स। तो आई होप आपको भी कंजर्वेटिव फोर्स का मीनिंग समझ में आ चुका होगा। ये इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ एंड डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल पोजीशन, initial position and final position। ठीक है, तो आई होप तुम्हें कंजर्वेटिव फोर्स समझ में आ चुका होगा। बहुत सिंपल सा फोर्स है, सॉरी बहुत सिंपल से कंसेप्ट है अपनी। ऐसा फोर्स जिसका वर्क डन सिर्फ और सिर्फ इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है, जो पाथ फॉलो हुआ है उस पाथ पे उस ऑब्जेक्ट का वर्क डन डिपेंड नहीं करता, उस फोर्स को अपन कहते हैं बेटा कंजर्वेटिव फोर्स। बहुत सिंपल सी कंसेप्ट है, तुम्हें समझ में आ चुकी होगी। तो इसके एग्जांपल क्या है, जितने भी सेंट्रल फोर्स है वो सभी के सभी फोर्स क्या है बेटा, कंजर्वेटिव फोर्स। फॉर एग्जांपल अपना ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, उसके बाद अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, स्प्रिंग फोर्स हो गया, ठीक है। ये जो फोर्स है ये सारे के सारे जो फोर्स है बेटा वो कंजर्वेटिव फोर्स है। तो जितने भी ऑल जो सेंट्रल फोर्स होते हैं सभी के सभी फोर्स क्या होते हैं बेटा, अपने कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। आई होप तुम्हें कंसेप्ट समझ में आ चुकी होगी। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इसके उल्टा है। अगर तुम्हें कंजर्वेटिव फोर्स समझ में आ चुका है तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स तुम्हें इजीली समझ में आ जाएगा। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या है, ऐसा फोर्स जिसका वर्क डन पाथ पर डिपेंड करता है, ना कि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पे। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का क्या क्या सीन रहेगा, द फोर्स व्हिच इज डिपेंड ऑन पाथ बट नॉट डिपेंड ऑन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, सच अ फोर्स इज सेड टू बी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। मतलब ऐसा फोर्स जिसका वर्क डन पाथ पे डिपेंड करता है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड नहीं करता, जिसका वर्क डन ऑब्जेक्ट ने जो पाथ फॉलो किया है उसके ऊपर डिपेंड करता है, तो उसे अपन कहते हैं बेटा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो आई होप तुम्हें कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में जो डिफरेंस है वो समझ में आ चुका होगा। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इसका अगर उल्टा करोगे तुम्हें क्या मिलेगा बेटा, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स मिलेगा। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की जितने भी वेलोसिटी वाले फोर्स है, जिनमें वेलोसिटी होती है, सभी जो फोर्स होते हैं बेटा, ये जो होते हैं बेटा ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं, ठीक है। ये सभी जो फोर्स है वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में कौन सा है पहला अपना, फ्रिक्शन फोर्स, विस्कस फोर्स, उसके बाद अपना एयर रेजिस्टेंस, ये सारे के सारे जो फोर्स है वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। तो मेरा मेन मोटिव था तुम्हें कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स समझाना, जो कि आई होप तुम्हें समझ में आ चुका होगा। ये चाहो तो पॉज करके नोट कर सकते हो, बट जरूरत नहीं है, बट तुम्हें अगर करना है तो तुम पॉज करके इसे नोट कर सकते हो। चलो हो गया अभी।
अभी आते हैं अपन मेन अपने आज के टॉपिक पे, जो है अपना एनर्जी। ये इसके पहले लेक्चर में रह चुका था, जो अपना टेक्निकल इश्यू आया था उसकी वजह से। अभी जो है हमें एनर्जी ये टॉपिक पढ़ना है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। अभी यहाँ पर मैं टॉपिक लिख के देता हूँ आपको, एनर्जी। तो सिंपल है, कोई इसमें आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल टॉपिक है। और अगर आपको कंसेप्ट पकड़ में है तो आप कोई भी एग्जांपल इजीली सॉल्व कर सकते हो, बट आपको कंसेप्ट आनी चाहिए, ठीक है। बहुत सिंपल कंसेप्ट। देखो क्या कहता है एनर्जी, आप सभी जानते हैं, बचपन से आप ये चीज पढ़ते आ रहे हैं कि एनर्जी क्या है, राइट। द एबिलिटी टू डू वर्क और द कैपेसिटी टू डू वर्क, यही चीजें हमें पढ़नी है, बट अभी थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो एनर्जी क्या है सभी जानते हैं। पहला पॉइंट क्या होगा अपना एनर्जी का, इट इज द एबिलिटी और द कैपेसिटी टू डू वर्क। द कैपेसिटी लिखता हूं, ठीक है, द कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। तो वर्क करने की जो कैपेसिटी या फिर जो एबिलिटी है, वो उस एबिलिटी को हम कह सकते हैं वो एनर्जी। मतलब अगर मुझे पेन यहाँ से उस जगह पर अगर मुझे पेन रखना है, तो उसके लिए मुझे कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए, क्योंकि विदाउट एनर्जी मैं इसे वर्क नहीं कर सकता। तो वर्क करने के लिए जो क्वांटिटी होती है वर्क करने की, या फिर जो कैपेसिटी होती है, उस कैपेसिटी को हम कहते हैं बेटा एनर्जी, ठीक है। उसके बाद देखो, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये भी आप जानते हो। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। क्या खूबसूरत लाइन है। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ये भी आप जानते हो बेटा। आपकी 50% कंसेप्ट यही से क्लियर है, ठीक है। एनर्जी अपन क्रिएट नहीं कर सकते, एनर्जी अपन डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, बट एनर्जी जो है वो एक फॉर्म में दूसरे फॉर्म में जाती है। मतलब अगर हमने रोटी खाई तो रोटी में एनर्जी, तो हमने क्या किया, रोटी को कंज्यूम किया, तो वो जो एनर्जी थी, हमने उस रोटी में जो स्टोर्ड एनर्जी थी, वो जब हमने कंज्यूम करी, तो अपन अपने बॉडी ने क्या किया, उस एनर्जी को कन्वर्ट किया, ठीक है, ताकि हमें वर्क करने में एनर्जी मिले। तो यहाँ पर मैं लेक्चर अटेंड कर रहा हूँ किसकी वजह से, एनर्जी की वजह से। यहाँ पर हर कोई चीज जो है, लाइट शुरू है, फैन शुरू है, मोबाइल शुरू है, इस जो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस शुरू है, मतलब वो एलसीडी शुरू है, सभी के सभी डिवाइस किसके ऊपर चल रहे हैं बेटा, एनर्जी के बेस पे। तो एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मतलब अगर वो लाइट शुरू है, तो वो लाइट किसकी वजह से शुरू है, करंट की वजह से। तो करंट एक एनर्जी है, करंट एनर्जी का लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है। तो अपन एनर्जी को क्रिएट नहीं कर सकते, अपन एनर्जी को डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, एनर्जी को एक फॉर्म में दूसरे फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ये अपना हो गया दूसरा पॉइंट, और पहला पॉइंट तुम जानते हो, ठीक है। तो एनर्जी बहुत सारी प्रकार, एनर्जी के बहुत डिफरेंट टाइप है। मतलब मैकेनिकल एनर्जी हो गए, पर मैं आपको लिख देता हूं, ठीक है। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ एनर्जी। केमिकल एनर्जी हो गया पहला, केमिकल। उसके बाद हो गया अपना मैकेनिकल। इसके बाद हो गया अपना साउंड एनर्जी, वो भी एक एनर्जी है। उसके बाद हो गया अपना लाइट, वो भी एक एनर्जी है, ठीक है। और उसके केमिकल, मैकेनिकल, साउंड, लाइट। उसके बाद हो गया अपना काइनेटिक एनर्जी। उसके बाद होगा अपना पोटेंशियल एनर्जी। दीज आर द वेरियस टाइप, और इससे भी ज्यादा कुछ टाइप्स है, ठीक है। बट मैं आपको वो लिख के नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। बट आपको समझने के लिए यहाँ पर मैंने आपको 6 टाइप्स ऑफ एनर्जी बता दी है कि पहली कौन सी है बेटा, केमिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। ये जो है ये एनर्जी के टाइप्स हैं, जो आपको आगे जाके पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। तो एनर्जी के टाइप्स बहुत प्रकार के होते हैं। मैंने आपको सिर्फ 6 जो टाइप्स है वो आपको लिख के दिए, ताकि आपको थोड़ा बहुत इसका आइडिया हो जाए कि एनर्जी एक टाइप की नहीं है, एनर्जी बहुत सारे टाइप्स की है, ठीक है। मैं आपको बोल रहा हूँ, ये भी क्या है बेटा, एक एनर्जी है, बट ये साउंड एनर्जी है, ठीक है। सन से अर्थ पर रेज आ रहे हैं, तो वो कौन सी एनर्जी है, वो लाइट एनर्जी है, ठीक है। तो ऐसे ही हर एक प्रकार की एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी भी होती है, मैकेनिकल एनर्जी भी होती है, ठीक है। अभी देखो बेटा, ये हो गई अपनी केमिकल एनर्जी, ये हो गई अपनी मैकेनिकल एनर्जी। तो एनर्जी क्या है, एनर्जी इज एबिलिटी टू डू वर्क। तो जो यूनिट जो है,
जो यूनिट वर्क का है वही यूनिट अपने एनर्जी का है। तो वो एनर्जी भी जो है, वो एनर्जी भी जो है अपन जूल में मेजर करते हैं। एनर्जी एसआई यूनिट, यहाँ पे लिखता हूं मैं एसआई यूनिट, ठीक है। एसआई यूनिट इज इक्वल टू जूल, ठीक है। डायमेंशन आप जानते हो, डायमेंशन क्या है बेटा, जो वर्क के वही है। डायमेंशन क्या है, m1 l2 t माइनस t, ये हो गया अपने एनर्जी के डायमेंशन, ठीक है। उसके बाद ये जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू होता है बेटा 32 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल, ठीक है। ये जो है, ये चीजें आपको थोड़ी बहुत समझ में आनी चाहिए। तो ये हो गए अपने कुछ एनर्जी के पॉइंट्स जो आपको ध्यान में रखने हैं। तो पहला पॉइंट क्या है, द कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। दूसरा पॉइंट क्या है, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है कि ये एनर्जी के टाइप से, जैसा यूनिट जूल है, ठीक है। कभी कभी कैलोरी में भी इसको हम मेजर करते हैं, बट वो दूसरा क्राइटेरिया है, हम उसको बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जूल हो गया। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। 1 किलोवाट मतलब 32 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल। अभी मैं आपको E इज इक्वल टू mc स्क्वायर के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन करूंगा, और उसके बाद अपन काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले आप अगर इसे चाहो तो नोट कर सकते हो। इसके बाद में आपको E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, ये जो इक्वेशन है आइंस्टाइन ने दिया हुआ, इसके बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी दे रहा हूं, ठीक है। इसको पॉज करके नोट कर लो बेटा। चलो हो गया। रब किसी को दवा दे। अभी देखो, तुमने बचपन में देखा होगा या फिर नहीं देखा होगा कि E इज इक्वल टू mc स्क्वेयर क्या है। तो E इज इक्वल टू mc स्क्वेयर जो है, ये हमें आइंस्टाइन ने दिया हुआ इक्वेशन है। तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन के अनुसार एनर्जी एंड मास आर इंटर कन्वर्टिबल, ठीक है। इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा, ज्यादा लिखना नहीं है आपको, बट मैं आपको डिस्कस करूंगा। देखो क्या कहता है आइंस्टाइन का इक्वेशन, E इज इक्वल टू m इंटू c स्क्वायर, एनर्जी एंड मास आर इंटर कन्वर्टिबल। इसका, इस इक्वेशन का ये मीनिंग है, एनर्जी एंड मास आर इंटर कन्वर्टिबल। देखो जब एनर्जी के बारे में डिस्कस हो रहा था, तब बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसके ऊपर डिस्कशन किया, तो आइंस्टाइन भी उसमें से एक थे। तो अगर तुम देखोगे, तुमने सबने देखा होगा कि ग्रेनाइट होता है, ठीक है। जो ग्रेनाइट मतलब बॉम्ब होता है, बॉम्ब छोटा बॉम्ब होता है, 200-250 ग्राम का बॉम्ब होता है। जब वो ग्रेनाइट या फिर जो बॉम्ब है छोटा सा, जब उसको थ्रो किया जाता है, तो वो मास तो छोटा सा है, कॉम्पैक्टेड मास है, ठीक है। बट जब वो जाकर फटेगा, तो उससे जो डिस्ट्रक्शन होगा वो बहुत बड़ा होगा। मतलब उसमें से थोड़ी बहुत आग भी बाहर निकलेगी, उसमें से बहुत सारा साउंड भी बाहर निकलेगा। उसके बाद वो जो उसके आजू बाजू का जो एरिया है उसे भी वो डिस्ट्रॉय करेगा। अगर तुमने एटॉमिक बॉम्ब के बारे में पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, तो एटॉमिक बॉम्ब क्या होता है बेटा, छोटा सा बॉम्ब होता है, उसको एक्सप्लोड किया जाता है। तो जब उस छोटे से एटॉमिक बॉम्ब को एक्सप्लोड करते हैं, तब वो कम से कम 2-3 हजार किलोमीटर का जो एरिया है उसे वो डिस्ट्रॉय कर सकता है। जैसे हिरोशिमा और नागासाकी पर जब अमेरिका ने एटॉमिक बॉम्ब थ्रो किया था, तब वो बड़े शहर थे और वो मेन शहर थे। उस एटॉमिक बॉम्ब ने 10 लाख लोगों को विदिन मतलब कुछ आवर में लोगों को मार डाला था, राइट। तो बॉम्ब तो छोटा था, बट उसका जो डिस्ट्रक्शन था, उसने जो चीजें डिस्ट्रॉय की वो तो बहुत बड़ी थी। तो जब तुम सिंपल सा ग्रेनाइट देखते हो, जब वो ग्रेनाइट फेंका जाता है, तब वो ग्रेनाइट क्या करता है बेटा, बहुत सारा एरिया डिस्ट्रॉय करता है। ऐसा क्यों? तो इसका जो मीनिंग था वो हमें बताया है कि आइंस्टाइन के, तो इसका जो मीनिंग था वो हमें आइंस्टाइन ने बताया, उसका किसका सहारा लेकर,